देखें 7 cards are drawn, 7 कार्ड ड्रॉ किए गए फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 7 कार्ड ड्रॉ किए गए 52 कार्ड्स में से प्रोबेबिलिटी दैट all are kings। It contains all kings। all are mean it contains all kings। सारे किंग्स कंटेन करे। किंग्स आपको पता 4 ही होते हैं। दूसरा 3 किंग्स, और तीसरा है एटलीस्ट 3 किंग्स, एटलीस्ट 3। पहला लो ऑल किंग्स, तो टोटल किंग्स आपके 4 हैं। प्रोबेबिलिटी दैट इन 7 कार्ड्स ऑल आर किंग्स। किंग्स आपके 4 हैं, तो 4 में से 4, बाकी 7 में बाकी बच गए आपके 4 किंग्स आगे, तो 3 जो आएंगे वो बाकी किसी में से भी आ सकते हैं। 4 में से 4 किंग्स आगे 48 कार्ड टोटल होते हैं 52c7। यू कैन कैलकुलेट 4c4 1 हो गया आपका, तो ये आ गया। इसको कैलकुलेट अगर आप करें 1/7735, दिस इज योर आंसर, ऑल किंग्स। दूसरा है 3 किंग्स, प्रोबेबिलिटी 3 किंग्स, प्रोबेबिलिटी दैट 7 cards contains 3 kings। तो इसमें आएगा 4c3, 4 में से 3 आगे, बाकी बच गया आपके 48 में से 1, तो नीचे 52c4, 4 में से 1, तो ये बना। तो इसको कैलकुलेट अगर आप करें तो 9/1547, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गया। तो 7 कार्ड निकाले आपने, इसमें आपका सारे किंग्स हैं, तो किंग्स आपके 4 होते हैं, तो 4 में से 4 किंग्स, बाकी 3 48 में से, टोटल 52 में 52c7 ये आ गया। और तीसरा है एटलीस्ट 3 किंग्स, तो एटलीस्ट में देखिए कम से कम 3, 4 भी हो सकते हैं, तो एटलीस्ट में आएगा एटलीस्ट 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 3 किंग्स, कम से कम 3, तो इसका मतलब 3 किंग्स और 4 किंग्स, चारों हैं। 3 किंग्स में आ जाएगा 4c3 48c1 52c4 प्लस, उसके बाद आएगा 4 में से 4 किंग्स, तो 4 किंग्स है, 4 में से 4 4c4 52c4, दिस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 9/1547 प्लस 1/7735, so this comes out to be 46/7735, so this is the required probability कि कम से कम 3 किंग्स आए। एटलीस्ट का हो गया, और इस ढंग से आपने करना है। एटलीस्ट का मतलब 3 होंगे या 4 होंगे। दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। एक और देखें आप, थोड़ा सा एक क्वेश्चन और देखें, ये +1 के थोड़े से क्वेश्चन हैं जो कि कवर कर ले आप। एक क्वेश्चन आपका और है कि 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000 टू बी फाउंड। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000, 5000 से ज्यादा बनाना है। फ्रॉम 4 डिजिट नंबर टू बी फाउंड ग्रेटर देन 5000, 5000 से ज्यादा, यूजिंग द डिजिट, यूजिंग डिजिट्स, जिन डिजिट्स का यूज करना है 0 1 3 5 7, इन डिजिट्स का यूज करना है।
अब इसमें क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी टू फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट, प्रोबेबिलिटी निकालनी है टू फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5, नंबर इज डिविजिबल बाय 5, ये नंबर 5 से डिविजिबल है। फर्स्ट पार्ट है डिजिट्स आर रिपीटेड, डिजिट आपके रिपीट हो रहे हैं, डिजिट्स आर रिपीटेड। सेकंड पार्ट है डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड। ये देखें 5000 से ज्यादा नंबर बनाना है, डिजिट का यूज करना है 01357। और क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि नंबर इज डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल होना चाहिए। फर्स्ट पार्ट है कि डिजिट्स आपके रिपीट हो रहे हैं, सेकंड पार्ट है कि डिजिट्स आपके रिपीट नहीं हो रहे हैं। नंबर आपका 5000 से ज्यादा होना चाहिए। तो देखिए पहले तो टोटल नंबर ग्रेटर देन 5000, देखिए आप कितने आएंगे। केस 1 फर्स्ट पार्ट लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट डिजिट्स आर रिपीटेड, व्हेन डिजिट्स आर रिपीटेड, डिजिट्स जब रिपीट होंगे, डिजिट्स रिपीट होंगे तो पहला केस है, तो इसमें आएगा ग्रेटर देन 5000, 5000 से ज्यादा। तो ये देखिए 5000 से ज्यादा तो 5 होगा इधर, मतलब टोटल आपके 4, 1 2 3 4, 1 2 3, इसमें 7 फिक्स हो गया, इसमें 5 फिक्स हो गया। तो देखिए 5000 से ज्यादा, 5000 से ज्यादा का मतलब है डिजिट्स की रेपिटेशन अलाउड है, तो नंबर आपके टोटल 5 है, तो 5 फिक्स कर दिया। 5 में से कोई भी आ सकता है, 5 में से कोई भी आ सकता है, 5 में से कोई भी आ सकता है। 125, अब 7 आ गया, 5 में से कोई भी आ सकता है, 5 में से कोई भी आ सकता है, 125। तो टोटल नंबर बने 250। सो टोटल नंबर्स ग्रेटर देन 5000, ये हो गए 250। 5000 से ज्यादा 250 नंबर हो गए। रेपिटेशन इज अलाउड इफ ग्रेटर देन इक्वल टू 5000, क्योंकि इसमें 5000 भी आएगा, एक डिजिट्स का रेपिटेशन है तो एक नंबर 5000 भी आएगा, रेपिटेशन में तो 5000 आएगा ही आएगा। तो इसमें इफ डिजिट्स आर रिपीटेड, अगर डिजिट रिपीट है देन टोटल नंबर 5000 से ज्यादा 249, 5000 से ज्यादा आएंगे 249, क्योंकि इसमें 5000 भी आएगा, इसमें जो है 5000 भी आएगा। जब 5 गुना 5 गुना 5 करेंगे तो 5000 भी एक नंबर आएगा। हमें 5000 से ज्यादा चाहिए, तो 5000 से ज्यादा जो आएंगे वो 249 है। अब निकालना है कि दे आर डिविजिबल बाय 5। तो पहले तो टोटल नंबर 5000 से ज्यादा निकाल लो, वो इतने आगे प्रोबेबिलिटी में फेवरिंग अपॉन टोटल। अब निकालना डिविजिबल बाय 5। नाउ टोटल नंबर्स, नाउ ऐसे लिखेंगे, नाउ नंबर्स ग्रेटर देन 5000 विच आर डिविजिबल बाय 5, जो कि 5 से डिवाइड हो जाए, डिविजिबल बाय 5, तो 5 से जो डिवाइड हो जाए, तो इसमें क्या आएगा, 5 से डिवाइड कब होगा, 5000 से ज्यादा, 5 0 5 5, रेपिटेशन अलाउड है, 5000 से ज्यादा होना चाहिए, 7 0 7 5, नंबर्स आर मोर देन 5000, 5000 से ज्यादा जो कि 5 से डिवाइड हो जाते हैं। तो इधर 5 इधर 0 इधर 5 इधर 5 इधर 7 इधर 0 इधर 7, नंबर 5000 से ज्यादा है, तो ये इधर 2 प्लेसेस आएंगे, यहाँ 2 आएंगे, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2, तो नंबर आपके इसने क्लियरली कहा कि इट इज मोर देन 5000, तो रेपिटेशन अलाउड है, तो 5 में से कोई भी आ सकता है, यहाँ 5 में से कोई भी आ सकता है, 5 में से कोई भी आ सकता है, 5 में से कोई भी आ सकता है, 5 में से कोई भी, 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 25 25 25 25। सो टोटल नंबर्स, तो सारे के सारे नंबर, टोटल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 5000 एंड
डिविजिबल बाय 5 और जो 5 से भाग हो जाते हैं वो होंगे आपके, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 5000, क्योंकि इसमें 5000 भी आएगा, 5 5 है तो 0 0 भी आएगा, तो ये आ जाएंगे आपके 100 आएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 5000। नाउ नंबर्स ग्रेटर देन 5000, नाउ नंबर्स जो कि 5000 से ज्यादा है वो होंगे 99 और टोटल आपके 249 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी देखिए आप, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, इसमें देखेंगे सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आएगी 49 बाई 249, 33 बाई 83, सॉरी 99 है, 99 बाई 249, 33 बाई 83, क्योंकि इसमें 5000 भी आएगा कम कर दिया। अब दूसरा पार्ट है रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, सेकंड जो पार्ट है उसमें रेपिटेशन अलाउड नहीं, वो देख लें आप। इफ रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, रेपिटेशन अलाउड नहीं, वो क्लियरली कह रहा है कि रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। देखें रेपिटेशन अगर अलाउड नहीं तो उस केस में क्या होगा, तो सबसे पहले टोटल नंबर्स, सबसे पहले निकालेंगे टोटल नंबर्स ग्रेटर देन 5000, टोटल नंबर्स जो 5000 से ज्यादा है, रेपिटेशन अलाउड नहीं है, 5000 से ज्यादा टोटल नंबर, तो वो देखें आप 5 7 नंबर डिजिट है 01357, 5000 से ज्यादा, 5 कर दिया 7 कर दिया, 5 नंबर है, एक आ गया, 4 में से कोई भी, 3 में से कोई भी, 2 में से कोई, 4 में से कोई भी, 3 में से कोई भी, 2 में से कोई, क्योंकि 5000 से ज्यादा है, रेपिटेशन अलाउड है, सॉरी रेपिटेशन इज नॉट अलाउड 24 24, इसमें 5000 से ज्यादा निकालना है तो 5 इधर आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, तो टोटल 432, तो टोटल नंबर्स ग्रेटर देन 5000 ये आएंगे 24 प्लस 24 40, 5000 से ज्यादा आएंगे 48। नाउ नंबर्स ग्रेटर देन 5000 विच आर डिविजिबल बाय 5, जो कि 5 से डिविजिबल है, नंबर्स ग्रेटर देन 5000 विच आर डिविजिबल बाय 5, जो कि 5 से डिविजिबल है, वो देखें क्या आएंगे, 5 से डिविजिबल है तो 5 यहां 0 यहां, 5 इसमें 5 नहीं आएगा क्योंकि आपका रेपिटेशन अलाउड नहीं है, 7 यहां 0 यहां, 7 यहां 5 यहां, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5 एंड मोर देन 5000, तो 5000 से ज्यादा, तो इसमें ऑब्वियसली रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, ये केस है व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, रेपिटेशन जब अलाउड नहीं है उसमें देखिए आप, तो रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो 0 1 2 3 4 5 है, तो 0 1 3 5 7 1 2 3 4 5 5 नंबर है, 2 आपने ले ली, 3 में से कोई भी, आगे 2 में से कोई भी, 3 में से कोई भी, 2 में से कोई भी, 6 6 6, टोटल 18 हुए, सो टोटल नंबर्स 18, सो टोटल नंबर्स डिविजिबल बाय, सारे नंबर जो डिविजिबल बाय 5 एंड मोर देन 5000, 5000 से ज्यादा, वो 18 होगा, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी 18 बाई 48, 3 बाई 8, तो ये आंसर है, नोट करें 5000 से ज्यादा डिविजिबल बाई 5, तो इसका आंसर 3 बाई 8 आया, तो सेकंड पार्ट भी आपका कवर हो गया, ये सोल्यूशन है, आपकी बुक का क्वेश्चन है, पिछले साल ये क्वेश्चन था बुक में आपकी, तो ये मैंने करवा दी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी मैंने आपको पहले बताया कि इसमें मेन हमारा पर्पस है कि सारा कवर हो, जो पुराना है चाहे ये वाला है, तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव सारे केस मैंने कवर किए, तो इसमें 5000 से ज्यादा है डिविजिबल बाय 5, 5000 से ज्यादा डिविजिबल बाय 5, तो 6 6 6, तो टोटल 18 आ गए, और इस ढंग से हमने करके टोटल 18, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 18 बाई 48, क्योंकि टोटल नंबर जो कि 5 उससे डिवाइड हो रहे हैं वो 48 है, तो इस ढंग से सोल्यूशन है व्हेन रेपिटेशन इज अलाउड, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ये सोल्यूशन है, देख लें।
इन दिस मैनर यू प्रोसीड। ये है आपका, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको, जो आपकी बुक में थे क्वेश्चन वो मैक्सिमम नंबर कवर हुए। एक ये क्वेश्चन है, देखें आपका इसमें क्वेश्चन था ये मिसलेनियस का लास्ट ईयर कि 3 letters are dictated to 3 persons, dictated to 3 persons, 3 लेटर 3 persons को डिक्टेट है, एंड envelope is addressed to each of them। envelope address हुआ, letters are inserted in envelope at random, and letters are inserted in envelope at random, randomly letters envelope में insert किए। each envelope contains exactly 1 letter such that each envelope contains exactly 1 letter, हर एक एनवेल्प में सिर्फ एक ही लेटर हो। इसमें क्या है, टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, टू फाइंड प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 1 letter is in right envelope, कम से कम एक लेटर राइट एनवेल्प में। 3 लेटर 3 पर्सन्स को डिक्टेट किए गए, एनवेल्प एड्रेस किया गया और लेटर्स को एनवेल्प में डाला गया कि हर एक एनवेल्प में एक ही लेटर हो, और प्रोबेबिलिटी निकालनी कि कम से कम एक लेटर आपका राइट एनवेल्प में। ठीक है, एक लेटर राइट में, तो देखें L1 L2 L3, तो 3 लेटर हैं और 3 एनवेल्प, E1 E2 E3, 3 लेटर्स हैं और 3 एनवेल्प हैं, E1 E2 E3। इन एनवेल्प पे एड्रेस लिखा हुआ है, हर एक लेटर्स को एनवेल्प में रैंडमली डाला गया, हर एक एनवेल्प में एग्जैक्टली एक ही लेटर हो। ये बात भी उसने क्लियर की कि हर एक एनवेल्प में एग्जैक्टली एक ही लेटर होना चाहिए। रैंडमली लेटर्स जो हैं वो एनवेल्प में डाले गए, हर एक एनवेल्प में एक ही लेटर होना चाहिए, कंटेन्स एग्जैक्टली 1 लेटर। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है एटलीस्ट 1 लेटर इज इन राइट एनवेल्प, कम से कम एक राइट में हो। तो कम से कम एक राइट का मतलब 2 भी हो सकते हैं, 2 राइट में जाएंगे तो तीसरा अपने आप राइट में जाएगा। तो दिखती बात है इसमें, ये प्रोबेबिलिटी में आपको आता है कि टोटल फेवरिंग केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। हर एक एनवेल्प में एग्जैक्टली एक ही लेटर होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है एटलीस्ट 1 लेटर इज इन राइट एनवेल्प, कम से कम एक लेटर आपका राइट एनवेल्प में हो। तो देखिए ध्यान दें, एटलीस्ट 1 इज इन राइट, इसका क्या मतलब है, कम से कम एक राइट में। यहां देखें आप, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी हियर, we have to find probability that at least 1 letter is in right envelope, एक लेटर राइट एनवेल्प में है। 2 may be right, 2 may be in right। तो if 2 are in right, third letter is also in right, तो तीसरा भी राइट में जाएगा। दिखती बात है। अब if 1 is in right, if 1 letter is in right envelope, 1 letter is in right envelope, तो एक राइट में है, मतलब L1 E1 में, एक राइट में गया, L1 E1 में गया, L2 में, L2 आपका E3 में गया, L3 आपका E2 में गया, फिर आपका L1 में E2 गया, L2 में L1 में E3 गया, दूसरा L2 E2 में गया। L1 के लिए E1 है, L2 के लिए E2 है, L3 के लिए E3 है। तो if 1 letter is in right, एक राइट में है, तो मतलब L1 गया E1 में, L2 गया E3 में, L3 गया E2 में।
अब L2 में E2 गया, L2 E2 में गया, L3 में आपका E1 गया। उसके बाद L1 में E2, L2 में E3, L2 में E1 और L3 में E3, क्योंकि 1 इज इन द राइट, एक लेटर राइट में है, एक का मतलब L1 E1 में गया। अब बाकी दो रॉन्ग में जाएंगे। L2 E2 में गया, L3 में E1 में L3 जाएगा, फिर इसमें L3 E3 में चला गया, तो 1 इज इन द राइट। अब आ गया 2 आर इन द राइट, क्योंकि कम से कम एक दो राइट में है, L1 L2 L3। मान लो L1 E1 में गया, L2 E2 में गया, तो L3 जो है वो E3 में जाएगा। दो राइट में जाएंगे तो तीसरा अपने आप राइट में जाएगा। तो ये देखें आप, दो राइट में तो तीसरा अपने आप राइट में। तो टोटल फेवरिंग केसेस हियर, टोटल फेवरिंग केसेस होंगे 4। 4 केसेस टोटल फेवर करेंगे, टोटल 4 करेंगे फेवर केसेस जो है। एंड टोटल नंबर ऑफ केसेस बाय विच 3 letters can be put in 3 envelopes। 3 envelope में डाले जा सकते। टोटल केसेस होंगे 3 फैक्टोरियल, that is 6। टोटल by which 3 letters can be put in 3 envelopes, 3 फैक्टोरियल, तो 6 होंगे। तो प्रोबेबिलिटी फेवरिंग आपके 4 हुआ, 4 फेवर किए, एक राइट में 2 रॉन्ग में, तो आ गया। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 4/6, 2/3। So this is the probability. Probability is 2/3। तो यहां पर हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कम से कम एक राइट में, 2 भी हो सकते हैं, 2 राइट में तो तीसरा अपने आप राइट में जाएगा। तो इस ढंग से ये प्रोबेबिलिटी आई। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 2/3। तो ये है, तो ये भी आपकी बुक का क्वेश्चन था, ये मैंने आपको करवा दिया, ये नोट कर लें आप। अच्छा क्वेश्चन है ये, गुड प्रॉब्लम, सॉल्व हो गया क्वेश्चन इस ढंग से आपने। और वो मैंने आपको बताया था कि एक बार वो दोबारा देख लें कि 2 इवेंट हैं, इफ एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर्स, इफ A and B are 2 events, then probability that exactly one of them occurs, प्रोबेबिलिटी के उनमें से एग्जैक्टली एक ही हो, प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर, ई हुआ एंड एफ नहीं हुआ, और एफ हुआ ई नहीं हुआ। ध्यान दें, एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर्स। चलो ई लिख लो, ये बी की जगह, ई एंड एफ आर 2 इवेंट, क्योंकि मैंने ई और एफ लिखे। ई और एफ 2 इवेंट हैं, प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर्स, कि दोनों में से सिर्फ एक ही हुआ, एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? ई हुआ एंड एफ नहीं हुआ, और एफ हुआ एंड ई नहीं हुआ। अब ये होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा। बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो यूनियन आपका प्लस में चेंज हो जाएगा। दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो यूनियन जो है आपका वो प्लस में चेंज होगा। आप ध्यान दें, तो देखिए एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर्स, ई हुआ एफ नहीं हुआ, एफ हुआ ई नहीं हुआ, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ये होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये होगा। बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो यूनियन आपका प्लस में चेंज होगा। तो प्लस में चेंज होने का मतलब ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट प्लस ये एफ इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये हुआ तो ये नहीं हुआ, एफ हुआ तो ई नहीं हुआ। तो यूनियन अब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है तो यूनियन इज चेंज इनटू प्लस। अब ये मैंने आपको बताया था ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। ये देखिए ई है, ये एफ, ये आपका वेन डायग्राम है। ई कॉम्प्लीमेंट ओनली ई, इसका मतलब है ओनली ई, और ये हुआ ई इंटरसेक्शन एफ, इसका मतलब है ओनली एफ। तो एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर्स, इसका मतलब है ये हुआ ये नहीं हुआ, ये हुआ ये नहीं हुआ, तो इसका मतलब है PE minus PE intersection F, PF intersection E complement, PF
माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। ये देखें तो एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर, प्रोबेबिलिटी के दोनों में से एग्जैक्टली एक ही हो। वो देखें बार बार मैं बोल रहा हूं, इस पर 2 बार क्वेश्चन आया, सेम क्वेश्चन आईटी का क्वेश्चन जेईई मेंस में आया, तो ध्यान से देख लें एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर्स। तो ये बनेगा पीई प्लस पी एफ माइनस 2 टाइम्स पीई इंटरसेक्शन एफ। ये प्रोबेबिलिटी आएगी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द 2 इवेंट्स अकर। अगर कभी ये सिचुएशन आ जाए एग्जैक्टली वन ऑफ 2 इवेंट्स अकर, तो बार बार मैं आपको कह रहा हूं दोनों में से तो ये लगेगा। तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसलिए आपको ढंग से थ्योरी समझना। और एटलीस्ट अगर बोला जाए इफ ई एंड एफ आर 2 इवेंट्स, 2 इवेंट हैं, देन प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द 2 इवेंट्स अकर, एटलीस्ट वन ऑफ 2 इवेंट्स अकर, दोनों में से कम एक अकर करे, दोनों में से कम एक, तो उसमें आता है E यूनियन F। एटलीस्ट में यूनियन आएगा A और B और दोनों, तो एटलीस्ट में यूनियन और एग्जैक्टली वन ऑफ देम आपका ये हो। तो एटलीस्ट वन ऑफ द 2 इवेंट्स अकर, तो उसमें यूनियन आएगा, दोनों में से कोई भी नहीं होगा, नाइदर E नाइदर F। E नहीं हुआ E कॉम्प्लीमेंट, F नहीं हुआ F कॉम्प्लीमेंट, यह आ जाएगा P E यूनियन F का कॉम्प्लीमेंट, ना एक हुआ ना दूसरा हुआ। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब ना होना, तो ये होगा 1 माइनस पी ई यूनियन एफ। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ना होना, तो 1 माइनस ई यूनियन एफ। तो ये नोट करें आप थोड़ा सा, ये थ्योरी है इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझें, इसको क्लियर करें। ई नहीं हुआ ई कॉम्प्लीमेंट, एफ नहीं हुआ एफ कॉम्प्लीमेंट, ई यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ना होना, 1 माइनस होना, 1 माइनस पी ई यूनियन एफ। तो ये बना आपका कोई भी दोनों में से नहीं हुआ। अब उसको एक में से घटा दें कि दोनों में से कोई भी नहीं हुआ, उसको अगर एक में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं प्रोबेबिलिटी को, वो आ जाएगा दोनों में से कम एक हुआ, इसलिए वो यूनियन आता है पी यूनियन एफ। ये हुआ ई नहीं हुआ एंड एफ नहीं हुआ, तो ई यूनियन एफ का कॉम्प्लीमेंट मतलब ई यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ना होना, 1 माइनस पी यूनियन एफ। ये आ गया दोनों में से कोई भी नहीं हुआ, एटलीस्ट वन ऑफ देम अकर्स। एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब है अगर दोनों में से कोई भी नहीं हुआ, उसको एक में से घटा दें तो आएगा दोनों में से कम एक हुआ। So that is why E union F is called as at least. The result may be extended to more than 2 events. तो रिजल्ट को 2 या 2 से ज्यादा इवेंट से एक्सटेंड किया जा सकता है। और एग्जॉस्टिव का आपको बताया था मैंने, एग्जॉस्टिव का मतलब होता है 2 or more events are said to be exhaustive। ये बात आपको क्लियर की थी। एग्जॉस्टिव कब होते हैं? 2 या 2 से ज्यादा इवेंट को एग्जॉस्टिव कहा जाता है अगर एटलीस्ट वन ऑफ देम अकर, अगर दोनों में से कम एक हो। The events are said to be exhaustive if at least one of them events occur। दोनों में से कम कोई एक अकर करे तो उनको कहते हैं एग्जॉस्टिव। और इसका मतलब इवेंट्स अगर एग्जॉस्टिव है तो उसका जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 होगा, क्योंकि सैंपल स्पेस, सबका यूनियन सैंपल स्पेस होगा और सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी 1 होता है। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है तो सबकी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होगा, ये भी ध्यान रखें, बताया था। And we will start with conditional probability कि conditional probability आपकी क्या होती है। तो ये देखिए, जैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव की बात हम कर रहे थे, वो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था और मैं एक बार फिर बता देता हूँ। थ्योरी मैंने ढंग से क्लियर कर दी। और आप मेन चीज देखें कि अगर आपके पास E1, E2, E3, if E1, E2, E3 are 3 events, अगर E1, E2, E3 3 events हैं and suppose they are mutually exclusive and exhaustive, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है, देन ये चीज आप नोट करें, P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2 प्लस P ऑफ E3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है, तो तीनों प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होगा। क्यों होगा 1? बिकॉज इन केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में आपका E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 फाई है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा। इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देयर इज नथिंग कॉमन, कॉमन कुछ नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी 0 होगी।
इसका प्रोबेबिलिटी 0 होगा। इफ दे आर एग्जॉस्टिव, अगर वो एग्जॉस्टिव है तो इसका मतलब है उनका जो यूनियन होगा वो सैंपल स्पेस होगा। एग्जॉस्टिव में यूनियन आपका सैंपल स्पेस होगा और सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 है। इसका मतलब हो गया P ऑफ E1, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो आपका यूनियन प्लस में चेंज हो जाएगा। इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यूनियन इज चेंज इनटू प्लस। तो ये P ऑफ E1, P ऑफ E2, P ऑफ E3 आपका 1 होगा। P ऑफ E1, P ऑफ E2, P ऑफ E3 विल बी 1। ये 1 होगा। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि अगर इवेंट्स आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव दिए हैं तो जो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज है वो 1 होगा। देयर सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज इज 1, पर होने चाहिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो और एग्जॉस्टिव भी हो तो प्रोबेबिलिटीज का जो सम है उनका वो 1 होगा। ये चीज आप क्लियर कर लें, ये ध्यान दें थोड़ा सा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव में प्रोबेबिलिटीज का सम आपका 1 होगा। तो ये कंसेप्ट आप क्लियर करें, तो इस चीज पे फोकस करें थोड़ा सा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव में प्रोबेबिलिटीज का सम आपका 1 होगा। इस पर क्वेश्चन आते हैं तो वो चीज मैंने आपको क्लियर करी। अब थोड़ा सा जैसे कई बार बेसिक क्वेश्चन भी आता है, ये नहीं है कि आपका डायरेक्ट मतलब हाई फाई क्वेश्चन आएगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा। जैसे देखें ये 1999 का क्वेश्चन है आईआईटी का, और ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2019 में भी रिपीट हुआ है। इफ 3 vertices of a regular hexagon, if 3 vertices of a regular hexagon are selected at random, 3 vertices of a regular hexagon are selected at random, what is the probability? What is probability that triangle formed by them, triangle formed by them is equilateral? क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनसे जो ट्रायंगल बनेगी वो इक्विलेटरल? 3 vertices of a regular hexagon are selected at random. What is probability that triangle formed by them is equilateral? तो ये देखें, total triangles formed from 3 vertices of a hexagon, 3 vertices of a regular hexagon. टोटल ट्राइंगल्स बनेगी 6C3। टोटल ट्राइंगल्स 6C3 खोल दें, 6 5 4 3 2 1, ये आ जाएंगी 20। टोटल ट्राइंगल्स विल बी 20, क्योंकि तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर हैं तो टोटल ट्राइंगल्स आपकी 20 बनेगी रेगुलर हेक्सागन। 20 ट्राइंगल्स बनेगी। अब देखिए आप, आई एम ड्राइंग द रेगुलर हेक्सागन, ये ध्यान दें थोड़ा सा। ये आपका रेगुलर हेक्सागन है, A1 A2 A3 A5 A6, क्योंकि 6 के 6 वर्टिसेस नॉन कोलिनियर है तो टोटल ट्राइंगल्स 20 बनेगी। अब उसमें इक्विलेटरल कौन सी होंगी? देखें, ये मिला दें आप, इसको इससे ज्वाइन करें, इसको इससे ज्वाइन करें। ये देखें, ये एंगल, ईच एंगल इज 120, सारे 120। तो इसमें आप ये नोट करें, ये 30 डिग्री एंगल है और ये एंगल पूरा 90 है। क्लियर है? परपेंडिकुलर, तो ऑब्वियसली ये कंप्लीट एंगल 90 है। थोड़ा सा ध्यान दें, इस पे फोकस करें। ये आपका 90 है, ये एंगल 120 है, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। ये 30 है, ये एंगल 30 है, ये पूरा 90 है, तो दिस एंगल इज 60, दिस एंगल इज 60, ये एंगल 60। वैसे ही एक ट्रायंगल यहां बनेगी, इसको ज्वाइन करें, ये मिला दे, ये मिला दे, एक ट्रायंगल ये बनेगी। ये दोनों ट्रायंगल्स इक्विलेटरल होंगे। और नोट करें, हेक्सागन में जो दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी, उसमें एक चीज नोट करें आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी कोई भी साइड हेक्सागन की साइड नहीं है। हेक्सागन में जो दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी, नन ऑफ इट साइड इज द साइड ऑफ हेक्सागन। इसकी कोई भी साइड हेक्सागन की साइड नहीं है। नन ऑफ द साइड इज द साइड ऑफ हेक्सागन। 30 ये आपका 30 30 हुआ, ये 120, तो ये 60 60 60, तो इक्विलेटरल दो बनी आपकी। तो इन ए रेगुलर हेक्सागन टोटल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स 2 हुई और
टोटल ट्राइंगल्स 20 है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी 2/20, दैट इज 1/10। 1/10 प्रोबेबिलिटी होगी कि ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। इन ए रेगुलर हेक्सागन ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/10 है। देख लें आप, ये 2019 में भी क्वेश्चन आया है। तो ये अब इस क्वेश्चन में कोई ये नहीं है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का कंसेप्ट लग रहा है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव का लग रहा है, कुछ नहीं है ऐसा। सिंपल प्रॉब्लम है, सिर्फ यही लगेगा कि टोटल नंबर ऑफ केसेस, मतलब नंबर ऑफ केसेस फेवरिंग अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। तो इजीली वी आर गेटिंग द आंसर। ये तो वही मतलब है कहने का कि इफ ऑल द 3 vertices आर सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ट्रायंगल इज इक्विलेटरल? तो ट्रायंगल इज इक्विलेटरल वो हमने कर दिया 2/20 और आंसर आया 1/10। 1/10 इस क्वेश्चन का आंसर। द सॉल्यूशन इज देयर। तो ये ध्यान दें, थोड़ा सा फोकस करें। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मैंने करवाए, और इसमें जो मतलब जैसे +1 के एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे वो भी कराए, कई इसमें अच्छे क्वेश्चन हैं, जैसे एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट्स अगर वो बताया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव में सम आपका 1 होगा, ये भी आपको बता दिया। जैसे क्वेश्चन है कि इफ E1, E2, E3 are 3 events given that they are mutually exclusive and exhaustive, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है एंड एग्जॉस्टिव। इफ P of E1 half, P of E2 1/3, find P of E3। तो P of E3 निकालना है। Since events are mutually exclusive and exhaustive, mutually exclusive और exhaustive, so P of E1, P of E2, P of E3 1 होगा। अब P of E1 हाफ दिया है, P of E2 1/3 दिया है, और P of E3 आपसे पूछा है ये 1। तो यहां से P of E3 निकालें। P of E3 आएगा 1 minus half minus 1/3, that is 1/2 minus 1/3, answer is 6, 3 minus 2, that is 1/6। So अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है, तो मैंने आपको बताया कि अगर ऐसा क्वेश्चन भी एक बार आईआईटी में क्वेश्चन आया था जिसमें इस कंसेप्ट का यूज होता था कि 2 की प्रोबेबिलिटी दी थी और ये बोला था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है। तो दिखती बात है कि P of E1 हाफ है, P of E2 1/3 है, P of E3 निकालना है, तो सम इसका 1 होगा, तो P of E3 1/6 आ गया। इनमें कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई बड़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ आपका थोड़ा सा लॉजिक अगर क्लियर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो क्वेश्चंस इजीली आपका सॉल्व हो सकता है, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वेरी इजीली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ध्यान दें, थोड़ा सा फोकस करें। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया जो कि ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन ये देखें, एक क्वेश्चन आया था 1998 का क्वेश्चन, आईआईटी का 1998 में क्वेश्चन आया 2 नंबर का। ए कॉइन इज टॉस्ड 5 times. If on first 4 tosses we get head, head आ रहा है, what is probability that in 5th toss we get a tail? 5th toss में tail आए, 5 बार सिक्का फेंका, पहले 4 में हेड आया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इन 5th टॉस वी विल गेट ए टेल? तो इसमें देखो सीधी सी बात है, व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल, टेल की भी हाफ है, हेड की भी हाफ है। हेड का प्रोबेबिलिटी हाफ, टेल का हाफ, इन ईच थ्रो, इन ईच थ्रो, हर एक थ्रो में हेड और टेल का प्रोबेबिलिटी हाफ है, इंडिपेंडेंट है हेड टेल। तो इन 5th टॉस ऑल्सो
प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल, फिफ्थ टॉस में भी हेड और टेल का प्रोबेबिलिटी हाफ होगा। पांचवी बार जब टॉस करेंगे तो भी आपका हेड और टेल का प्रोबेबिलिटी हाफ होगा, उस केस में भी प्रोबेबिलिटी हाफ है। तो इसका उससे पहले चार में क्या आया उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये चीज क्लियर करें। इन फिफ्थ टॉस इट विल नॉट मैटर दैट इन फर्स्ट फोर टॉसेस व्हाट वी आर गेटिंग। हमारे पास क्या है, पहले चार में क्या है ये मैटर नहीं करेगा, दे आर इंडिपेंडेंट, ये क्लियर करें। द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स वही हैं कि एक का अकरेंस दूसरे को अफेक्ट ना करे। अकरेंस ऑफ वन डज नॉट अफेक्ट द अकरेंस ऑफ अदर, एक का होना दूसरे को अफेक्ट ना करे। कहने का मतलब द इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट, events are said to be independent if occurrence of one does not affect the occurrence of other, एक का होना दूसरे के occurrence को अफेक्ट ना करे। The events are said to be independent, तो इंडिपेंडेंट। और मेन चीज डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स, डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या डिफरेंस, सबसे बड़ी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखें आप, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हुए, इंडिपेंडेंट इवेंट हुए, एक का होना दूसरे पे इफेक्ट ना करे। +2 की प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट इवेंट से शुरू होती है। डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट इवेंट, इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या फर्क है। तो ये चीज आप समझें कि जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है दे आर रिलेटेड टू सेम एक्सपेरिमेंट, एक का होना दूसरे को रोक रहा है, एक हो रहा है तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा हो रहा है तो पहला नहीं होगा। लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए एक्सपेरिमेंट आपको दोबारा करना पड़ेगा, बात समझ मेरी। तो इसमें वही बात आ गई कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर रिलेटेड टू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आर रिलेटेड टू सेम एक्सपेरिमेंट, ये आप लिख सकते हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर रिलेटेड टू सेम एक्सपेरिमेंट, whereas independent event are related to different experiments. Independent event जो हैं they are related to different experiment. Independent event different experiment से related. Mutually exclusive are related to same experiment. Independent events are related to different experiment. इंडिपेंडेंट इवेंट आपके डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। तो ये चीज भी आपको क्लियर होनी चाहिए, थ्योरी क्लियर होना बहुत जरूरी है प्रोबेबिलिटी में, कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर रिलेटेड टू सेम एक्सपेरिमेंट, वेयरएज इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर रिलेटेड टू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, वो आपके डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। तो ये आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट इवेंट में डिफरेंस है। तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या है। The thing should be clear to you. कंसेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है, इंडिपेंडेंट क्या है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आर रिलेटेड टू सेम एक्सपेरिमेंट, whereas इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर रिलेटेड टू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट। जो आपके इंडिपेंडेंट इवेंट हैं दे आर रिलेटेड टू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ दूसरा हुआ तो दे आर रिलेटेड टू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। कंसेप्ट शुड बी क्लियर टू यू। अब थोड़ा सा